नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी। एक चाणक्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है दोस्तों। जो अपनी 5000 जीके की सीरीज चल रही थी, क्लास नंबर 5, जो अपनी क्लास नंबर 5 रहने वाली है दोस्तों। अगर किसी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, तो एक चाणक्य विद्यापीठ हमारा जो एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल है, तो बट आपको प्ले स्टोर पर एक चाणक्य को ही डाउनलोड करना है। इस प्रकार का आपको लोगो इंटरफेस होगा। स्पॉन्सर आईडी आपको ये भरनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो दोस्तों, क्लास नोट्स के लिए या पीवाई क्वेश्चन या मोस्ट इंपोर्टेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट के, आप इस नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। अपनी क्लास का जो क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी क्लास का जो क्वेश्चन आज की क्लास का, तो सेशन को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी चैनल पे नए आते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो निकालता हूं। क्या क्वेश्चन है, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए। क्या दिया गया क्वेश्चन में, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें भाई, लाइक करें। जो भी चैनल में नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत धमाकेदार प्रश्न दिया गया आपके सामने। देखिए क्या दिया गया, हाँ, कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यानी कि सारे नागरिक सम्मान तो जरूर है, लेकिन सर्वोच्च पूछ रहा है कि कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। याद रखना, इन सभी नागरिक सम्मान की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, अगर इनकी शुरुआत की अगर बात आ जाए तो आपको ध्यान देना, इन सभी पुरस्कार की जो स्थापना की गई वह आपको ध्यान देना है, स्थापना। तो आपका राइट उत्तर होगा 2 जनवरी 1954 को, 1954 को। तो इसने पूछा है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान का जो नाम है दोस्तों, उसे बोलते हैं भारत रत्न। और दूसरे नंबर पे जो आता है उसे बोलते हैं पद्म विभूषण। और तीसरे नंबर पे जो आता है उसे बोला जाता है पद्म भूषण। और चौथे नंबर पे जो है दोस्तों, उसका नाम है पद्म श्री। ये चारों नागरिक सम्मान है, लेकिन इसने पूछा है आपसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, भारत रत्न। भारत रत्न से प्रश्न ये बन जाता है सबसे पहले किसे मिला, यानी कि प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। तो याद रखना दोस्तों, प्रथम जो व्यक्ति हैं वो आपको 3 ध्यान देने। और 3 में कौन कौन, एक तो सी राजगोपाला गोपालाचार्य। और दूसरे की अगर बात की जाए तो सीवी रमन, आपको ध्यान देना। और तीसरे की अगर बात की जाए तो डॉक्टर सरपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सरपल्ली राधाकृष्णन। ये आपको ध्यान देने, तीनों व्यक्ति। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि भारत रत्न सबसे पहले किस व्यक्ति को या मरणोपरांत दिया गया, मरणोपरांत, तो सबसे पहले जो मरणोपरांत दिया गया दोस्तों, ये 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। उसके बाद में ध्यान देना, मरणोपरांत भारत रत्न की शुरुआत, मरणोपरांत भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वह ध्यान देना 1955 में। जबकि भारत रत्न की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, 1954 में दोस्तों। अलग अलग दोनों बातें। उसके बाद ध्यान देना, ये जो भारत रत्न है ये सबसे पहले किसे मिला, यानी कि सबसे पहले महिला में आपसे पूछे तो महिला में, तब आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों 1975 में इंदिरा गांधी। भारत रत्न कितने विदेशियों को मिल चुका है, विदेशियों की बात कर सकता आपसे कि भारत रत्न कितने विदेशियों को मिल चुका है, विदेशियों को। तो विदेशियों में आपका यहां राइट उत्तर होगा दोस्तों 2 विदेशियों को। एक खान अब्दुल गफार खा, और एक दूसरा याद रखना नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में, जबकि खान अब्दुल गफार को मिला था 1987 में। 2 विदेशियों को मिला है, इसमें कोई नगद राशि नहीं होती दोस्तों। तो ये सारी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लो, मैं साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से ले लो। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भाई। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगले प्रश्न में देखिए, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी की बात कर रहा है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है भाई? फटाफट से कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है या राजस्थान में? फतेहपुर सीकरी। हालांकि अगर बात की जाए तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी दो जगह पड़ता है, उत्तर प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका जो राइट उत्तर होगा, ये अकबर के द्वारा बनाया गया शहर है। तो आपसे पूछ सकता है कि इस फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? निर्माण, तो याद रखिए इसका जो निर्माण करवाया था ये मुगल शासक अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, आज फतेहपुर सीकरी के अंदर आपको याद रखना है बुलंद बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण भी किसने करवाया? अकबर ने। पंचमहल, पंचमहल भी किसने बनवाया? अकबर ने। जोधा, जोधा महल भी किसने बनाया? अबुल फजल महल भी किसने बनाया? अकबर ने। और अकबर के बारे में एक ध्यान देना दोस्तों, आपसे कई बार पूछता है इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद शहर ये किसने बसाया था? तो भी आपका राइट उत्तर क्या होगा? अकबर। अकबर, अकबर के बारे में प्रश्न आता है कि अकबर गद्दी पे कब बैठा था? गद्दी, गद्दी पर, तो ध्यान देना ये 1556 से लेकर आपके 1605 तक। रही बात अकबर के जीवन में, एक याद रखना आप 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और किन किन के बीच हुआ था? अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप सिंह की हार बताई जाती है लेकिन अकबर को विजेता बताता है। लेकिन राजस्थान में उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं बात करूं दोस्तों अकबर ने सन 1564 में जजिया कर को हटा दिया, जजिया कर को समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त करा, वापिस पुनः 1575 में इसे वापिस लगवाता है और 1579-80 में जजिया कर को पुनः हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये सारी बातें सुनते चलना। उत्तर प्रदेश की अगर बात आ गई तो प्रश्न ये पूछ सकता है उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? राजधानी, तो आपको ध्यान देना सर, इसकी राजधानी को लखनऊ बोलते हैं। वही लखनऊ है जिसे नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ में आपसे पूछ सकता है ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो नदी में आ जाए तो जवाब आपको करना है गोमती नदी के किनारे, ठीक है ना। और लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व, तो याद रखना बेगम हजरत महल के द्वारा, बेगम हजरत महल के द्वारा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या देगा? भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के जैसे कार्य करता है? अब केंद्रीय बैंक यानी कि इकोनॉमिक्स में एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। सभी को पता है बैंकों का बैंक, ठीक है ना। तो आपको प्रश्न मिलता है ना कई बार, बैंकों का बैंक किसे बोलते हैं? बैंक। तो आपका जवाब होता है सर आरबीआई को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? आरबीआई को। बिल्कुल मैं बात किसकी कर रहा हूं? आरबीआई की, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अच्छे प्रश्न बनते, अच्छे कैसे बनते थोड़ा सा देखना। इससे ये पूछेगा कि आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तो याद रखना सीडी देशमुख। सर ओन बोस स्मिथ का नाम याद नहीं लिख रहा, यहाँ पे वो ब्रिटिश हो जाता है। यहाँ पे याद रखिए इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना, तो आपका राइट उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या होती है? स्थापना होती है। वहीं भी अगर बात कर ले, इस आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण में याद रखना 1 जनवरी 1949 को। वहीं पे अगर आपसे बात कर ले कि आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो
तो याद रखना 1935 से लेकर 1937 तक ये होता था कलकत्ता, कलकत्ता। लेकिन बाद में 1937 से वर्तमान की अगर बात आ जाए दोस्तों, तो आपको बताना ये कहाँ पे है, मुंबई में है आरबीआई का हेडक्वार्टर। अगर बात की जाए कि आरबीआई के सर वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर की बात आती है तो आपका राइट उत्तर हाँ देखना, वर्तमान में अगर इसके गवर्नर की अगर बात की जाए तो इसका नाम आता है शक्तिकांत दास। आपको ध्यान देना, शक्तिकांत दास इसका आरबीआई का क्या हो जाएगा, वर्तमान गवर्नर। वहीं भी अगर आपसे बात कर ले कि आरबीआई के कार्य में अगर कुछ देखा जाए तो कार्य में एक बात याद रखना, सभी मुद्रा का जो प्रचलन है, ठीक है ना, या लागू करना या उसको बंद करना, ठीक है ना, तो ये सारा का सारा किसका काम होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का। वहीं पे अगर देखा जाए नोटों की छपाई प्लस में नोटों को जारी करना, ठीक है ना, और इससे जो नीचे बैंक होते हैं उनको ऋण देना, बैंकों को ऋण देना, वो भी किसके जिम्मा है, आरबीआई का। जबकि 1 रुपए के नोट पे साइन आपके वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी करता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। चलो इस प्रश्न में इतना ही देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिए गए, जिप्सम को पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। यानी कि जिप्सम को कितने टेम्परेचर पर आप गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम का निर्माण करती है, तो यहां पे याद रखना ये 273 केल्विन आपको ध्यान देना, ये अणुओं का त्याग करती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, इंटरनेट और फ्लैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधाओं को क्या कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, जो भी आप इंटरनेट के माध्यम से क्रय विक्रय का कार्य जो करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में बहुत बड़ा प्रचलित है दोस्तों। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन एक कथक नर्तकी नहीं है, यानी कि इनमें से नर्तकी नहीं है, बाकी आपके कथक नृतक से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया सितारा देवी, आनंद शंकर, गोपी कृष्णा या आपके सुब्बू महाराज। याद रखना दोस्तों, ये जो आनंद शंकर है ये आपके नर्तक कर्तक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिए गए, पुष्कर सिंह धामी जो मार्च 2022 में भारत उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने डैश राजनीतिक पार्टी। अब राजनीतिक पार्टी से बताना किस पार्टी से बने थे ये, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये उत्तराखंड के 12वें सीएम पद पर है और बीजेपी का नाम आता है दोस्तों, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी, अक्सर कई बार यह भी आ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना ध्यान रखना दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 6 अप्रैल 1980 को। इस भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में जो अध्यक्ष है उसका नाम आता है आपके अमित शाह और जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा हो गया कार्यकारी अध्यक्ष और आपके अमित शाह। इस भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह बोलते हैं या चुनावी जो चिन्ह है वो कमल का फूल है। क्या है दोस्तों, कमल का फूल है। तो ये कमल का फूल है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान देना। वर्तमान में जो सरकार है वो किसकी है, बीजेपी यानी कि जिसे हम एनडीए बोलते हैं दोस्तों। तो आप बोल सकते हो वर्तमान में जो सरकार चल रही है सरकार वो पूर्ण रूप से किसकी है दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर बीजेपी, या बीजेपी ना बोलो तो अन्य पार्टी एनडीए। आपको ध्यान देना है दोस्तों। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिए गए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान शुरू किया। अब जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल दिवस, अब जल दिवस कब आता है, एक तो थोड़ी सी ये याद रखना
कि जो जल दिवस है गुरुजी ये आता है आपके 22 मार्च को। कब आता है? 22 मार्च को, ठीक है ना, जल दिवस। तो जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान शुरू किया गया, उसका नाम बताना है। तो उसको हमने नाम दिया गया था आपके कोल द रैन, काश द रैन या आपके कैच द रैन। तो इसका जो नाम है यानी कि जल को इकट्ठा करना है तो कैच द रैन, कैच द रन, यानी कि बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाए, तो इसका नाम है कैच द रन। आपको ध्यान देना है। यहां से दो बातें सीखने को आपको क्या मिलेगी, एक तो आपको जल दिवस पता चल गया, एक आपको पृथ्वी दिवस याद जरूर रखना है कि पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस जो आता है दोस्तों वो ध्यान देना 22 अप्रैल को आता है। कब आता है? 22 अप्रैल को। जैसे जल दिवस की बात कर ली, कब आता है? 22 मार्च को। तो 22 अप्रैल को क्या आता है आपके? पृथ्वी दिवस। ये थोड़ा सा इसको याद रखना दोस्तों। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिए गए। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल कितने खेलों की संख्या थी? अब ये जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल है, सॉरी राष्ट्रीय खेल है, इनमें 36वें में भी आपके कितने रहे? तो आप बोलोगे सर ये टोटल 36 खेलों को ही शामिल किया गया। तो यहाँ का जो राइट उत्तर हो जाएगा ये आपके 36, ठीक ना। जो ये कहाँ हुए थे दोस्तों, अगर इनका पूछ ले कहाँ पे इनको खेले गए तो गुजरात में। 37वें की अगर बात की जाए ये गुजरात में हुए दोस्तों, गुजरात में हुए ये। और जो 37वें होंगे आपके 37वें खेल होंगे, 37वें खेल वह कहाँ होंगे? गोवा में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की वास्तविक विकास दर क्या थी? 7.2, 7.6 या आपके देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, यानी कि 7.6, कोई नहीं 7.2 नहीं, हाँ 6.2 या 7% या 7.2। तो इसको एक थोड़ा सा आप अनुमानित आंकड़ा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो याद रखना 7.2% हुई थी। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था दोस्तों वह 2002 से लेकर 2007 तक था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था दोस्तों? 2002 से लेकर 2007 तक। इस टाइम आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति कौन थे और उपराष्ट्रपति कौन थे, ये चीजें हमें आपको याद रखनी है। अब पंचवर्षीय की बात आ गई तो याद रखना दोस्तों इसको कौन करवाता था पहले? योजना आयोग। कौन करवाता दोस्तों? योजना आयोग। आज योजना आयोग नहीं चलता, अब चलता क्या है? नीति आयोग। तो नीति आयोग अब कब आया? 2015 में। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। अब जनसंख्या से रिलेटेड दो बातें सुनना मेरी अच्छी, मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे कोई बोल दे कि 2011 की जनगणना, एक तो याद रखना कुल जनसंख्या 121 करोड़ 5,69,573 ये भारत की क्या है? कुल जनसंख्या। और ये जो जनसंख्या दिख रही है दोस्तों ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, 17.5%। और इसी जनसंख्या के स्थान से भारत का स्थान देखा जाए तो सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? सेकंड स्थान। और इस कुल जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत के दो स्टेट याद रखना आप, अगर स्टेट की बात कर ही रहे हो तो स्टेट में आपके सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक है, वह आपको ध्यान देना दोस्तों यूपी है। 19,98,12,341। वहीं पे न्यूनतम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, न्यूनतम किसकी है? 6,10,577। और ये किसके दोस्तों? सिक्किम की। वहीं यूटी में पूछ ले आपसे, यूनियन टेरिटरीज में, यानी कि यूटी में कम किसके? यूटी के अंदर। तो यूटी में सर्वाधिक आती है दोस्तों आपके दिल्ली की। और दिल्ली की भी कितनी है? लगभग आप बताओगे 1,67,87,941। वहीं यूटी में अगर कम की बात करूं दोस्तों,
लक्षद्वीप की है लगभग 64,444 व्यक्ति, सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम। वहीं पे अगर मैं गोवा की बात करूं दोस्तों, ये याद रखना ये भारत का सबसे सबसे छोटा राज्य है, और ये राज्य किस चीज में है, एरिया में, यानी कि क्षेत्रफल में छोटा है। और इसका जो एरिया है दोस्तों वह आपको ध्यान देना है 32 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इस गोवा को आजाद कब करवाया गया था, आजाद कई बार आ जाता है कि पुर्तगालों से हमने इसे कब आजाद करवा लिया, 19 दिसंबर 1961 में। वहीं पे आपसे बोल देगा कि जो भारत का राज्य सिक्किम, इसे राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो आप बोलोगे इसे 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत इसे राज्य बनाया गया। सिक्किम की अगर बात आए दोस्तों, दो बातें याद रखना। एक तो सिक्किम में नाथुला दर्रा, तो नाथुला जो दर्रा है दोस्तों, ये प्राचीन भारत और चीन का एक रेशम व्यापार मार्ग है दोस्तों, जिसे 2006 में पुनः खोल दिया, 1962 में बंद कर दिया गया था। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और सेशन पे जितने भी नए हैं दोस्तों, सेशन को शेयर भी करें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, हमारे एप्लीकेशन का व्हाट्सएप नंबर दिए गए, उससे आप प्राप्त कर सकते हो। दो 2011 की जनगणना अगर आपसे बोल दे कि 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है, तब आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या रहेगा, 2011 की जनगणना जो कहलाती है दोस्तों, इसको बोलते हैं 15वीं जनगणना। क्या बोलते हैं, 15वीं जनगणना। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे कम की हमने बात कर ली। आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया। भारत में कोई भी प्रकार की व्यक्ति उपाधि को ग्रहण करता है तो उसका अंत किया गया है, लेकिन याद रखना शिक्षा और सैन्य क्षेत्र या क्षेत्रों को छोड़कर। अब यहां इन क्षेत्रों में जो उपाधि मिलती है आप उसको ले सकते हो, लेकिन और क्षेत्र की उपाधियों को आप नहीं ले सकते। लेने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है दोस्तों। तो उपाधियों का जो अंत किया गया है ये समानता के अधिकार में आर्टिकल 18 के अंदर। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका आर्टिकल 18 के अंदर, आपको ध्यान देना है। यहां पे बात किस चीज की कर रहा है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार से दो बातें याद रखना दोस्तों। मौलिक अधिकार की हम बात करें कि मौलिक अधिकार भाग संख्या पूछ लेगा, मौलिक अधिकार भाग संख्या किस भाग संख्या में दोस्तों, तो आपका राइट होगा सर ये भाग संख्या 3 में है, जिसे इंग्लैंड में मेघना कार्टे के नाम से इन्हें पुकारा गया। वहीं पे अगर पूछ ले इसके अनुच्छेद कौन कौन से है, अनुच्छेद की अगर बात की जाए अनुच्छेद, तो आप बताओगे सर ये 12 से लेकर 35 तक है, 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। वहीं पे पूछ सकता है सर जो ये मौलिक अधिकार है ना, ये जो मौलिक अधिकार है आज वर्तमान में इसकी संख्या पूछ लेगा कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है। संख्या थी की बात आ जाए तो आपको बताना है सर ये 7 होते थे, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो ये कितने हैं, तो ये 6 है। 6 में अगर देखा जाए तो कौन सा नहीं है, तो दोस्तों 7 में अगर देखा जाए पर 6 में नहीं है, तो आपको बताओगे सर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो यहां पे लिख देता हूं संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये थोड़ा सा ध्यान देना दोस्त। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे। बहुत ही शानदार, क्योंकि इससे पहले 2 बार भी भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी को स्वर्ण पदक जीता है। अब जब हॉकी की बात आती है तो याद रखना दोस्तों,
हॉकी टीम ने अभी तक कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है। कितने गोल्ड है दोस्तों? ये 8। यहीं से प्रश्न पूछता है कि इस 8 गोल्ड में से जो पहला गोल्ड मिला वो कब मिला? पहला तो आप बताओगे सर ये 1928 में मिला था। हाँ, नीदरलैंड। और कहां पे हुए थे एक बार कमेंट करना इसका। और जो अंतिम मिला था, अंतिम, ये रूस की राजधानी मॉस्को में 1980 में 1980 में आपको ध्यान देना। और हॉकी टीम को शामिल भी कब किया गया था? 1928 में। लेकिन इसने पूछना जब ध्यानचंद की कप्तानी में 1936 में बर्लिन में क्या मिला? ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक फिर से दिलवा दिया। ये आपको ध्यान देना है। 2 बातें समझना दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को ही कहा जाता है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद का जो स्टेडियम की बात आ जाए, स्टेडियम, तो मेजर ध्यानचंद की जो स्टेडियम की बात आए तो ध्यानचंद स्टेडियम पूछे तब तो बताना आपको लखनऊ। लेकिन अगर नाम आ जाए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की बात आ जाए तो आपका जवाब रहेगा दिल्ली। बस यही बात है, और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप बात की जाए ओलंपिक, देखो चलो 2-4 बातें ओलंपिक पे सुन लो। ओलंपिक खेल की, आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी 1896 में। 1896 में इनकी शुरुआत की जाती है दोस्तों। जबकि भारत ने इसमें जो पहली बार भाग लिया वो कब लिया? 1900 में बाहर शामिल, चाहे वो एंग्लो इंडियन समुदाय के रूप में शामिल हो या कैसे भी। अगर वैसे टीम के रूप से ये 1920 में शामिल। ओलंपिक फ्लैग को सबसे पहले 1914 में इसका सुझाव दिया गया, ओलंपिक फ्लैग का। और पहली बार ओलंपिक फ्लैग को 1920 में फहराया गया था। यह भी ध्यान देना दोस्तों। प्रत्येक 4 वर्षों के बीच में होते हैं ये। और आगामी जो ओलंपिक खेल है ये 2024 के, ये कहां होंगे दोस्तों? ये पेरिस में। 2024 के ये कहां पे ओलंपिक होंगे? 2024 के पेरिस में। और 2020 यानी कि जिसको कोविड के कारण यानी कि किस में खेला गया? जो टोक्यो जापान में खेले गए। आगे देखिए क्या प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अब अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं। तो भारत की अरब सागर में गिरेंगी, कोई बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, कोई किसी झील में गिर जाएंगी। तो इनसे याद रखना थोड़ा सा दोस्तों, यहां से प्रश्न बन जाता है। देखो जो गंगा नदी है ना, ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है दोस्तों, खाड़ी में अपना जल गिराती है। वहीं पे नर्मदा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये अपना जो जल गिराती है मेरे भाई, ये गिराती है आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में। कहां गिराती है? अरब सागर में। अगर मैं बात करूं कृष्णा हो गई, महानदी हो गई, दोनों कहां गिराती हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो यहां पे जो राइट उत्तर जो बनेगा दोस्तों वह आपके क्या बनेगा? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी से संबंधित 2-4 बातें याद रखना। नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों, कुल लंबाई, वो याद रखना 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, यानी कि निकलती कहां इसका उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल याद रखना ये आपके निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां। और ये पहाड़ियां कहां पे? तो आप बताओ गुरुजी, ये मध्य प्रदेश में से निकलती है। इस नर्मदा के ऊपर भारत का सबसे बड़ा, भारत का सर्वोच्च विद्युत उत्पादन जो डैम है या बांध है, विद्युत उत्पादन जो बांध नर्मदा नदी पर बना है, नदी पर। और उस डैम का नाम क्या है? सरदार सरोवर।
सरोवर, और जो कहां पड़ता है दोस्तों, गुजरात में। ये आपको ध्यान देना, अक्सर कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये आपका राइट उत्तर बन जाएगा यहां पे। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे शहर याद रखना, शहर एक ही शहर पढ़ना ज्यादा आपको, जबलपुर जो एमपी का है। याद रखना दोस्तों, इस नर्मदा नदी से एक जलप्रपात बनता है, नर्मदा नदी पर, नर्मदा पर धुआंधार, ये इसको बोलते हैं कपिल धारा जलप्रपात बना हुआ है, जलप्रपात जो कहां पे है, आपके मध्य प्रदेश में। अच्छे पर्सन है इससे रिलेटेड, ध्यान देना दोस्तों। कृष्णा नदी है, ये आपको ध्यान देना, इसके किनारे एक शहर याद रखना आपको, शहर, उस शहर का नाम है विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा सो शहर है दोस्तों, एक किसके किनारे है, कृष्णा। महानदी के किनारे याद रखना दोस्तों, एक कटक शहर, तो कटक शहर किस नदी किनारे, महानदी। और इस महानदी पर देश का सबसे लंबा बांध है, और लंबे बांध का नाम क्या है, हीराकुंड। तो हीराकुंड बांध किस नदी बना हुआ है, महानदी पर। यह भी बातें याद रखना, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखिए दोस्तों फटाफट से, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। अब पुस्तकें तो बहुत है इसमें, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम आता है दोस्तों आपके सत्यार्थ प्रकाश। अब ये बात आपसे पूछ सकता है कि गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई, तो गीतांजलि लिखी गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ध्यान देना दोस्तों, इस गीतांजलि पुस्तक से ही आपके राष्ट्रीय गान को लिया गया है। अब बात आ गई किसकी भाई, दयानंद सरस्वती की। दो बातें सुनना इस दयानंद सरस्वती के बारे में। जो दयानंद सरस्वती है, इसका जो वास्तविक नाम या बचपन का नाम, इसे कहा जाता है मूल शंकर। क्या बोलते हैं, मूल शंकर, ठीक है ना, मूल शंकर। वहीं पे अगर बात की जाए इस दयानंद सरस्वती का एक नारा याद रखना, नारा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया वो किसने दिया है, दयानंद सरस्वती। दूसरी बात सुनना दोस्तों, इसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना, और कहां पे की गई दोस्तों, ये मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। और कहां पे की, मुंबई में 1875 में। वेदों की ओर लौटो, मूल शंकर इसका वास्तविक नाम। सत्यार्थ प्रकाश इसकी क्या आती है दोस्तों, रचना। सत्यार्थ प्रकाश इसकी क्या है दोस्तों, रचना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि हाँ देखो, विल नियात, कुल नियात का क्या होता है, ये कुल आय होता है दोस्तों। ये क्या होता है, कुल आय होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, हाँ, अनीता ने अयोगी अना को डैश से सम्मानित किया। तो ये इससे यानी कि जो आपको मिला हुआ है, तो इसका जो नाम है दोस्तों, ये राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि या अभिनंदन, यानी कि तो इसका जो राष्ट्र उत्तर हो जाएगा वह आपके राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि से सम्मानित किया गया।
आगे देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है दोस्तों? ये कह रहा है कि जो हमारा एक कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 68 में दिया गया है, और इसके कार्यकाल की बात की गई है, ठीक है ना। तो इसके कार्यकाल कितना होता है? 6, आयु का 62 या 65, कमेंट करें। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई थी? पहली बार बता रहा है, तो ये पहली बार दिखाई गई दक्षिण भारत के आपके मैसूर से चेन्नई के बीच में। और आपको पता है जो वंदे भारत है दोस्तों, ये भारत में चलने वाली सबसे तेज रेलगाड़ी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। देश के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव हुई लुई नगाई निक के रूप में मनाया जाता है। अब ये जो त्योहार है दोस्तों, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का या असम का? ये त्योहार है कहाँ का दोस्तों? लुई नाम के कोई देवता बताते हैं, उनको देवता को याद करने के लिए मनाया जाता है। ये आपके मणिपुर से रिलेटेड है, ये पढ़ लेना दोस्तों थोड़े बहुत। आगे देखिए, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पहली 7 पंचवर्षीय योजना में जो नारा था वो यानी कि क्या बनने के लिए? आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर संख्या ए रहेगा। पंचवर्षीय योजना का टाइम याद रखना दोस्तों, कई बार इसका समय पूछ लेता है। समय में आपको ध्यान देना, एक तो प्रथम यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली, एक तो याद रखना, पहली कब से कब थी? 1951 से 1956। वहीं पे आपसे चौथी पंचवर्षीय पूछ सकता है कि चौथी पंचवर्षीय का जो समय था ये 1969 से लेकर आपके 1974 तक। ये कई बार इसका टाइम पीरियड आता है। वहीं पे आपसे पूछ सकता है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं का टाइम क्या था? तो आपको बताना 1992 से लेकर 1997, ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय का समय, ठीक है ना। तो सारी आपको कोई जरूरी नहीं है, कुछ मुख्य ये मैंने आपको अब बता दी दोस्तों, अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आगे देखिए क्या दिया गया, कोशिका का अपशिष्ट निपटारा करने वाले तंत्र को क्या बोलते हैं? उसे लाइसोसोम कहा जाता है या राइसोसोम? उसे लाइसोसोम के नाम से जानते हैं या उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है दोस्तों, बताइए। हाँ, लाइसोसोम्स, ठीक है भाई। आपका सेशन को शेयर भी किया करो साथ साथ में। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा गया? निम्नलिखित में से किस नगर को हड़प्पा नगरों का सबसे निचला नगर कहा गया दोस्तों? तो दिया गया इसमें दक्षिण, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी। अब ये क्या है, जैसे आपने मोहनजोदड़ो नाम सुना हो तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में जो नगर निकाय था ये 3 श्रेणी में बांटा गया था, यानी कि जो राजा होते हैं वो उच्च पे रहेंगे, जो मध्य वर्ग के होंगे वो क्या रहेंगे? आपके निम्न पे, और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो निम्न श्रेणी पे रहेंगे आपके। तो इसको आपसे पूछ लेता है। तो यानी कि जो हड़प्पा नगर किस भाग में निचले स्तर को दर्शाता था? कि जो पूर्व में लोग रहते हैं ना, पूर्वी लोगों को कैसा बताया गया? आपके निचला स्तर बताया गया, पूर्वी लोगों को निचले स्तर पे रखा गया। आगे देखिए, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए सर्व रोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु है दोस्तों? तो इसमें जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वह प्रधानमंत्री योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण योजना दोस्तों। तो इसका ये योजना चलाई गई थी आपकी 1993 में, प्रधानमंत्री योजना 1993 में। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट पर्सन को देखिए क्या दिए गए, वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की सूची में शामिल किए गए। अब 1934 की सूची में चाहे आरबीआई हो चाहे आरबीआई से अलग हो, तो उन बैंकों को शामिल किया गया था अनुसूची दूसरी में। किसमें भाई? अनुसूची दूसरी में इन्हें शामिल किया गया, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं दूसरी के। आगे देखिए क्या दिया गया, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? ये सूचना प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है दोस्तों, इसे लागू जो किया गया था ये सन 2000 में लागू हुआ।
लेकिन यहाँ पे दो बातें याद रखना, एक राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का जो अधिकार लागू हो रहा है ये कब हो रहा है दोस्तों, 2005 में, ठीक है ना। एक आता है राइट टू एजुकेशन, जो पूर्णतः पूरे भारत में लागू हो रहा है, ये 2009 और 2010, तो पूर्णतः लागू है ये 2010। तो ये अलग अलग बातें थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ। आगे देखिए क्या देखे, भारत के किस राज्य में 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। अब ये 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, ये थोड़ा सा पुराना प्रश्न पूछ लिया और कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वह है आपके गोवा। क्या होगा, गोवा दोस्तों। आगे देखिए क्या दिया गया अगला प्रश्न, क्या बोल रहे हो भाई साहब, अरे गोवा नहीं, सॉरी गोवा नहीं, गोवा नहीं, गोवा नहीं, हाँ हाँ गोवा नहीं। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह है आपके केरल। अगला देखिए, हाँ कलामंडलम, हाँ रमन कुटी नायर को किस नृत्य शैली में उसको योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो उसे सम्मानित किया गया दोस्तों कथकली से। किससे किया गया, कथकली से। अगला देखिए, भारत के पहले लेवेंडर उत्सव 2022 में किया गया था, ये कहां किया गया, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, निम्न में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित जो उद्योग है दोस्तों, देखो जो सभी को पता है रेशम उत्पादन ये कृषि से संबंधित है, बाकी नहीं है। गरबा लोक नृत्य भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, गरबा। तो गरबा की बात याद रखनी है दोस्तों, ये गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये लोक नृत्य। जैसे मध्य प्रदेश का याद रखना मटकी नृत्य, मटकी नृत्य। और महाराष्ट्र का याद रखना आपको तमाशा, तमाशा प्लस में लावणी। और राजस्थान में अगर बात की जाए तो घूमर और आपके सुइया, सुइया। और आपको याद रखना राजस्थान के ही अंदर आपके कान बेलिया, कान बेलिया, ठीक है ना। तो गुजरात की अगर बात करेंगे तो डांडिया, डांडिया हो गया, प्लस में आपके गरबा हो गया। एक याद रखना, सॉरी गरबा। बिहू कई बार आता है, बिहू, तो बिहू कहां का है दोस्त, असम का। एक आपको याद रखना है चोग नृत्य, नागालैंड, नागालैंड। एक आपको याद रखना है राउफ नृत्य, तो राउफ नृत्य जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये कुछ नृत्य है, थोड़े से ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसा करने के लिए निम्नलिखित में समिति। अब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो सारी बातें बताऊंगा आपको मैं, ध्यान देनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात आ जाए, इसे पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ से ग्रहण किया है, ग्रहण। और इन्हें कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और कितने जोड़े, 10 जोड़े। फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और लिया है, यानी कि टोटल आज ये कितने हो गए हैं वर्तमान में, 11। और ये किसकी सरकार में आए थे, इंदिरा गांधी की सरकार में इन्हें लेके आए। और इसके लिए जो भाग संख्या का गठन किया गया, भाग संख्या, तो भाग संख्या बनाई गई 4 कै में। और इसके लिए जो अनुच्छेद बनाया गया दोस्तों वो 51 कै के अंदर सभी 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और इसके लिए जो समिति बनी थी उसे बोलते हैं सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़े गए। तो यहां का जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सरदार स्वर्ण सिंह, उत्तर संख्या सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिए गए, उन्होंने भारत भूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी, अतः उन्हें किसे कहा जाता है। अब ये भाई साहब सभी को पता है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, अब ये राष्ट्रीय गीत कौन लिख रहा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और जो किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, संस्कृत भाषा में लिखा गया। दो बातें सुनना दोस्तों, इसे संविधान में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा।
और इसे संविधान में कब जोड़ा, तो ध्यान देना 1950 में, ठीक है ना। और इसे पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया। तो पहली बार इसे जो गाया गया दोस्तों ये 1900 आपके 96, ठीक है, सॉरी 1896 में इसे गाया गया दोस्तों, वकीम चंद्र चटर्जी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा वकीम चंद्र चटर्जी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से बताइए फटाफट से आप। हाँ, तो जो टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज और बाज के बाद में क्या आ जाएगा आपके मेंढक, क्या आ जाएगा दोस्तों मेंढक, ठीक है ना। या घास आएगा आपके, घास, टिड्डा, हाँ ये आपको मेंढक। आगे देखिए, ये किसका सूत्र है दोस्तों, ये एथनॉल का है। किसका है दोस्तों, ये एथनॉल का। आगे देखिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से दो चार बातें सुनना। जितने भी स्थानीय चुनाव होते हैं दोस्तों, स्थानीय सब शासन, स्थानीय सब शासन, तो स्थानीय सब शासन में जैसे आपके सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद, आपके पार्षद, मेयर आदि, इन सभी के लिए आयु होती है दोस्तों 21 वर्ष, ये ध्यान देना। उसके बाद में अगर बोल दें जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए जो आयु होती है दोस्तों वह 35 वर्ष, ये ध्यान देना। आगे नेक्स्ट देखिए आप, जैसे लोकसभा के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभा और पीएम के लिए और सीएम के लिए, इन सभी के लिए जो आयु होती है दोस्तों ये 25 वर्ष होती है। कितनी होती है, 25 वर्ष आपके। वहीं पे राज्यसभा प्लस में विधान परिषद, इन सभी के लिए क्या होती है दोस्तों आपके 30 वर्ष। तो यहाँ का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा आपके 30 वर्ष नहीं 25 वर्ष। लोकसभा की बात कर रहा है, जो कभी भी क्या नहीं होता दोस्तों, भंग नहीं होता, ये थोड़ा सा ध्यान देना। और इसी प्रकार का सेशन आगे रहता रहेगा दोस्तों। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा। आगे देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर को दा वॉल के नाम से जानता है दोस्तों, दा वॉल यानी कि दीवार कहा जाता है दोस्तों। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, टेस्ट मैच में तो भाई आउट ही नहीं होता था। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। अब मौर्य साम्राज्य कई वंश के बारे में बहुत बात पूछता है कि वंशों के संस्थापक कई बार, जैसे आपसे बोल देगा कि मगध वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है ना, मगध और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था और गुप्त वंश का कौन था। तो यहाँ पे जो राइट उत्तर होगा दोस्तों ये आपके क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात कर रहा है। और याद रखना दोस्तों, इस WHO की जो स्थापना होती है ये 7 अप्रैल को होती है, और 7 अप्रैल 1948 को। और इसी कारण हम यानी कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी बनाते हैं। स्वास्थ्य दिवस, लेकिन इसने पूछना है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड के जनेवा में, स्विट्जरलैंड के जनेवा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते आराम से चले दोस्तों। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया है, पढ़े इसको।